हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक बीआई। तो आज हम बात करते हैं आइंस्टाइन की मोस्ट फेमस इक्वेशन के बारे में, यानी कि फिजिक्स की मोस्ट फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी कि ये चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो, बट ज़्यादातर पर्सन को ये कि पता ही होता है कि इसमें एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन की इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये पहले तो हम ये इक्वेशन करेंगे ड्राइव। ठीक है, कि ये इक्वेशन आई कहाँ से है, कौन से इसके बेसिक बेस के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, सेकंड हम इसकी डिस्कशन निकालेंगे कि ये इक्वेशन से हमें क्या कुछ पता चलता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने इस इक्वेशन से निकाली है। ठीक है, तो पहले हम ना बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन ड्राइव हुई थी वो बेसिक जो थ्योरम थी उसकी ड्राइव होने की, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस इक्वेशन के ड्राइव होने का, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी में भी जो स्पेसिफिक स्पेशली रिलेटिविटी है, यानी कि रिलेटिविटी को दो टाइप से डिस्क्राइब किया गया है, जनरल रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक रिलेटिविटी। तो स्पेसिफिक रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें ये क्या कहते हैं, पहले तो फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट फॉलो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मूविंग पार्टिकल is equal to c square times the increase c square times the increase in mass, the increase in mass of moving particle। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो ये कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक रिलेटिविटी का देखो, स्पेसिफिक रिलेटिविटी में हम मोस्टली तीन चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ते हैं उसमें हम। पहला कॉन्सेप्ट उसका है टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट उसका है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड है मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी में हमने रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। जो रिलेटिविटी की थ्योरम थी वो आइंस्टाइन द्वारा ही दी गई थी इन 1905 में, आई थिंक। ठीक है, 1905 में ये, हाँ 1905 में ये मेरे पास स्पेसिफिक रिलेटिविटी थ्योरी पेश की गई थी या डिस्कवर की गई थी। तो इसमें पहले पास टाइम डिलेशन क्या होता है। ठीक है, टाइम डिलेशन का मतलब ये है कि जो स्पेस में टाइम है, या फिर हम जब मोशन करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्पीड से या स्पीड ऑफ लाइट से जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जहाँ कह लेंगे स्पेस में जब हम ट्रैवल करते हैं, तो बेसिकली मेरे पास क्या होता है कि जो टाइम है, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन की एज अर्थ पे बढ़ रही है, जैसे हमारी एज, तो स्पेस में वो एज बढ़ना कम हो जाता है कि अगर 10 साल कोई बंदा जहाँ पे रहेगा तो स्पेस के टाइम के अकॉर्डिंगली वो उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा। और इस चीज को स्पीड के रिस्पेक्ट में मेजर भी किया गया है विद एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक की मदद से इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया। चलो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको जब हम उस पर एक अलग से हम बात करेंगे रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे फिर कभी। तो अब उसके सेकंड कॉन्सेप्ट है लेंथ का, और थर्ड है मास एनर्जी का। हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे मास एनर्जी के ऊपर। ठीक है, कि मास और एनर्जी के बेस पे हम रिलेटिविटी की मास एनर्जी की इक्वेशन को भी आज स्पेसिफिकली डिराइव करेंगे। तो बेसिक ये बेस रिलेटिविटी का ही है। ठीक है, रिलेटिविटी में सिंपल से अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो सिंपल एक तरह से मेजरमेंट होती है या एक तरह से ऑब्जर्वेशन होती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में। होता क्या है कि मान लो तुम बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारी बाइक 80 किलोमीटर पर माइल की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब तुम्हारे पास 80 किलोमीटर पर माइल की स्पीड से तुम चल रहे हो,
जैसे ही तुम्हारी जो मेजरमेंट है हम तुम्हारी बाइक की ना करके जो पेड़ तुम्हारे रोड पे होंगे, रोड की साइड में पेड़ होते हैं, उन पेड़ के अकॉर्डिंगली तुम्हारी स्पीड मेजर करें, वो तुम्हारी रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी होएगी। ठीक है, सिंपली किसी और ऑब्जर्वर की फॉर्म में है उस चीज को मेजर करना। ठीक है, अब इसमें ये क्या कहते हैं कि मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है, हाँ सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास किसी भी मूविंग पार्टिकल या मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो सी स्क्वायर टाइम एंड उसके मास की इक्वल होगी। सिंपल कहना ये चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इनटू में मास ऑफ इंक्रीजिंग मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, इंक्रीजिंग मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। इसमें अगर मैं अब इसमें मूविंग पार्टिकल का मूव कर रहा है तब मास अलग होएगा, रेस्ट पोजीशन पे कुछ ना कुछ मास उसका वो अलग होएगा। ठीक है, इफ एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल एंड m is moving mass of the particle। अब m नॉट मेरे पास है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल और m मेरे पास है मूविंग मास, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देन काइनेटिक एनर्जी इज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ t से फिलहाल, तो t इज इक्वल टू हो जाएगी m माइनस एम नॉट इंटू में सी स्क्वायर। एम मेरे पास मोशन में है जब ऑब्जेक्ट, उसका मास, माइनस में अगर मैं रेस्ट मास कर दूंगा और वो मेरे पास एग्जैक्ट मास आ जाएगा, इंक्रीजिंग मास की कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, एक तो चीज मूव कर रही है, राइट, एक चीज खड़ी थी, मूव कर रही है तो उसका कोई ना कोई मास होएगा, खड़ी है उसका कोई मास होएगा, इंक्रीजिंग मास कब निकलेगा? जब मूविंग मास को हम रेस्ट मास में से माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या है? इंक्रीजिंग मास आ जाएगा। जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा उस पार्टिकल के इंक्रीजिंग मास की कितना उसने मोशन के अकॉर्डिंगली मास इंक्रीज किया। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास क्या है कि does a mass m, अब मेरे पास क्या है? does mass m is equivalent to an energy mc square, mc स्क्वायर दस दी फेमस आइंस्टाइन, नहीं सॉरी ये नहीं है, इससे पहले थोड़ा और है। हाँ, अब मेरे पास क्या है? m मेरे पास इक्विवेलेंट मास है, सॉरी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन m is equivalent mass m is equivalent mass, फिर से वही लिख रहा हूं यार मैं बारी बारी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन the rest mass of the particle, the rest mass of the particle is due to stored, is due to an internal store energy, is due to an internal store energy m नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास होता है, वो रेस्ट मास कब क्यों होता है, कारण उसका क्या होता है कि मेरे पास जब भी कोई पार्टिकल एक पोजीशन पे खड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक जगह पे खड़ा है, उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी, जिसको हम नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। जो स्टोर्ड एनर्जी है, तो उस स्टोर्ड एनर्जी की कितनी होगी? वो स्टोर्ड एनर्जी, उसका मास जो है ऑब्जेक्ट का m नॉट, एंड जो वेलोसिटी है सी स्क्वायर। यही हमने कहा था कि मेरे पास सी स्क्वायर इंटू में इंक्रीजिंग मास, यानी कि मास इंक्रीज करनी ना तो एग्जैक्ट मास हो जाएगा, m नॉट इज एग्जैक्ट मास। तो ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेस्ट मास एनर्जी इज कॉल्ड
is called rest mass energy. Rest mass energy of the particle, then अब ये रेस्ट मास एनर्जी इतनी आ गई मेरे पास, ठीक है। अब टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूंगा, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आएगा, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू टी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी, टी प्लस रेस्ट मास एनर्जी आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, टी की वैल्यू पुट करूंगा और रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू पुट करूंगा। तो E इज इक्वल टू टी की वैल्यू है m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब सी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे करेंगे, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर मेरा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन जो है वो क्या ड्राइव होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये मेरा ड्राइव हो गया। किससे किया हमने, पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर इंक्रीजिंग मास निकाला, उसके बाद रेस्ट मास एनर्जी निकाली, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया और कंबाइन करने से मेरे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मेरे पास फाइनल जो एनर्जी है वो आ गई, क्या क्लियर है। अब इसके बेसिस पे मेरे पास कुछ जर्नल डिस्कशन आइंस्टाइन ने पेश की थी, वो जर्नल डिस्कशंस क्या थी वो हम देखते हैं, ठीक है। डिस्कशंस क्या निकली थी इस इक्वेशन को बनाते बनाते। अब ये जो इक्वेशन बनी है वो ऊपर वाली इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन, इसी को कहा जाता है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। अब इसके कुछ जर्नल डिस्कशन थी, वो डिस्कशंस क्या थी वो मैं एक बार लिख लूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पहले मैं राइट अप कर लूं उसका, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहली थी डेल ई, पहली इक्वेशन मान लो इसे, एंड अगर मैं यहाँ से डेल एम निकालूं तो वो डेल सी अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा, डेल ई अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वेयर डेल एम इज इंक्रीज मास एंड इंक्रीज मास कोरस्पॉन्डिंग टू increase corresponding to increase energy del E, ठीक है। और इसी से एक 10 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 10 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी is ascribe energies to all masses, is ascribe energy to all masses and masses to all energies, ascribe energies to all masses and masses to all
एनर्जी। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन वैसे बताने लायक ही है। सेकंड ऑफ कंक्लूजन जहाँ डिस्कशन जो निकला है वो जस्ट एक्सप्लेन ही कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस डिस्कशन को क्या कह रहे हैं जी। ठीक है, पहले ये क्या कहते हैं कि अब ये इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी में चेंज होएगा, जो मास में चेंज होएगा, वो उसके इक्वल होगा। डेल रिप्रेजेंट बेसिकली मेरा चेंज को करता है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन मास। अब इसमें हम एनर्जी के इक्विवेलेंस अगर वैल्यू निकाल लें तो ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। अगर मुझे मास की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं नीचे वाली इक्वेशन यूज कर लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास जो डेल एम है वो इंक्रीजिंग मास है एंड कोरस्पॉन्डिंग टू डेल ई इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि इंक्रीजिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास इंक्रीजिंग मास है वो मेरा डेल एम है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एस्क्राइब एनर्जी टू ऑल मासेस एंड मासेस टू ऑल एनर्जीज। ठीक है, अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये कहती है कि तुम्हारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, उससे तुम क्या है किसी भी तरीके की कॉज या किसी की बेस के ऊपर मासेस फाइंड कर सकते हो किसी भी पार्टिकल का, या फिर तुम्हारे पास मासेस के बेस पे तुम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की एनर्जी को एस्क्राइब कर सकते हो। ये मेरे पास बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें कहती है। ठीक है, अब जो रिलेटिविटी की थ्योरी है वो थोड़ी क्वांटम में है, तो क्लासिकल फिजिक्स इस थ्योरी को नहीं मानती। सेकंड डिस्कशन मेरा इसी के बेसिस पे है। अब ये जो इक्वेशन ड्राइव हुई है, अगर मैं इस इक्वेशन को क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखता हूं तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो इक्वेशन है क्लासिकल फिजिक्स में दो अलग अलग लॉ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो पहला मेरा लॉ है वो है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने बेसिकली क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मिला के एक लॉ प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की इक्वेशन या आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, ये बेसिकली दो लॉस थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम जो पढ़ते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास क्लासिकल फिजिक्स की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, क्लासिकल फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम पढ़ते हैं कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ते हैं। बट अगर मैं एनर्जी की बात करूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसमें भी हम सिमिलर चीज ही पढ़ते हैं कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये चीज हम बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही दोनों चीजों को कंबाइन करके एक इक्वेशन जो थी वो ये आइंस्टाइन ने मेरे पास फॉर्म की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेस रखते हुए ये इक्वेशन बेसिकली फॉर्म की गई थी। ठीक है, क्लियर है। और इस इक्वेशन को फर्दर नाम दिया गया था मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिविटी एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिविटी का एनर्जी, सॉरी रिलेटिविटी का एनर्जी। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल ये मतलब था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स को एक ही जगह पे जोड़ा गया, उससे एक नया लॉ बनाया गया, दोनों को कंबाइन करके वो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव एनर्जी। ठीक है, जो दोनों को मिला के मेरे पास फॉर्म किया। ठीक है, तो ये मेरे पास मैथमेटिकली एक्सपेक्ट थे आइंस्टाइन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर रिएक्शन के। अब इसमें क्लासिकल, अब बेसिकली क्या है ना कि ये रिएक्शन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन का हम यूज कहाँ करते हैं, ये दिस इज द मेजर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम सी जो इक्वेशन है ये बेसिकली हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ अ न्यूक्लियर, अब ये जो रिएक्शन बनी है इट फॉर्म द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर fission and
फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसके फॉर्म पे ये रिएक्शन मेरे पास फॉर्म हुई है, डेल इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये फिर एक वास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कहाँ पे, फ्यूजन होता है न्यूक्लियर, कहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें इसका मेजर रोल प्ले किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है।